नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। तो हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच में पहला शिखर सम्मेलन हुआ है, जो भारत ने 2012 में मध्य एशिया पॉलिसी लेकर आया था। उसकी दिशा में 2012 के बाद 2022 में पूरे 10 सालों के बाद पहली एक शिखर स्तरीय सम्मेलन हुआ है। तो चलिए जानते हैं इन मध्य एशियाई देशों के साथ ही इस जो बैठक हुई इसका महत्व और आगे की क्या चुनौतियां होंगी और क्या है भारत तथा मध्य एशियाई देशों के साथ रिश्तों की आगे की राह। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। चर्चा में पहली भारत मध्य एशियाई बैठक 27 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्रारूप में पहली भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अब देखिए यहाँ पर फिजिकली मीटिंग नहीं हुई है ना, कोरोना वायरस की वजह से। और आप लोगों को पता होगा कि कजाकिस्तान में क्या स्थिति थी, है ना, वहां पर भी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उस तरीके से नहीं मीटिंग हो पाई किसे फिजिकली। तो ये कैसे हुई है, वर्चुअली हुई है। और वैसे भी भारत ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर इन्हीं मध्य एशियाई देशों के जो राष्ट्रपति थे उन्हें इन्वाइट किया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो भी यहाँ नहीं आ पाए। एक और चीज आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि 25 जनवरी को इन मध्य एशियाई देशों के साथ चीन ने भी मीटिंग की थी, है ना। चीन ने इन मध्य एशियाई देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने पर 25 जनवरी को एक मीटिंग की थी। और इसकी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत जब मध्य एशियाई देशों के करीब जा रहा है, उनसे संबंध बना रहा है, NSA स्तर की बातचीत हो रही है, विदेश मंत्री स्तर की वार्ताएं हो रही हैं, तो चाइना ये सोच रहा है कहीं वो मध्य एशियाई क्षेत्र में भारत से पीछे ना रह जाए। और इसी दृष्टि को रखते हुए, इसी पूरे संदर्भ में चाइना ने सोचा क्यों ना हम भारत से पहले ही मीटिंग कर लें। और कब कर ली? 25 जनवरी 2022 को। इसमें मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने सम्मेलन में भाग लिया। भारत और मध्य एशियाई देशों के शिखर स्तर के नेतृत्व के बीच यह पहला संवाद है। ओके, याद रखिएगा, पहली बार शिखर स्तर के नेता मिल रहे हैं। शिखर स्तर की किन्हें बोला जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को। यह बैठक सभी 6 देशों द्वारा व्यापक, 6 देश, 5 मध्य एशियाई देश और भारत, व्यापक और स्थायी साझेदारी के महत्व को इंगित करती है। यहाँ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये कजाकिस्तान, ठीक है, तजिकिस्तान और आपका ये है यहाँ पर, ठीक है, पांचों के पांचों जो मध्य एशियाई देश हैं उनके राष्ट्रपति यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। उद्देश्य क्या रहा इस बैठक का? क्षेत्रीय सुरक्षा। क्षेत्रीय सुरक्षा किस दृष्टि से? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान के बाद जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान में तो विश्व के सारे आतंकवादी आपको मिलेंगे ही, लेकिन जो अफगानिस्तान में तालिबान का क्या हुआ है, कब्जा हुआ है, ठीक है, उससे जो क्षेत्रीय आतंकवादी समूह है उससे इस क्षेत्र में क्या हो गई है, सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं इन देशों के साथ, साथ ही भारत के साथ भी। समृद्धि के लिए भारत और मध्य एशिया के बीच आपसी सहयोग अनिवार्य हो गया है। आपसी सहयोग के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करना जो सभी हितधारकों के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित बातचीत के लिए एक संगठित मंच की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर सके। क्योंकि देखिए, जब एक फॉर्मल मीटिंग के लिए इनके पास पहली बार मीटिंग की जा रही है इतने सालों के बाद, जबकि हम मध्य एशिया पॉलिसी 2012 में ही लेकर आ गए थे, ये मीटिंग तो कब की हो जानी चाहिए थी, इसमें भी देर लगी। और अब जब हुई है तो इन देशों के पास अब एक मंच है कि ये 5 देश और भारत मिलकर एक मीटिंग कर सकते हैं। ओके, शिखर स्तर की एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार करना जो सभी को आगामी 3 वर्षों में क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बना सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सभी मध्य एशियाई देशों का दौरा किया था। याद रखिएगा, कब किया था प्रधानमंत्री मोदी ने? 2015 में। इसके बाद
ही द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर उच्च स्तर पर आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। ओके, 2015 में जब मोदी जी गए इन देशों में, उसके बाद ज्यादा संबंधों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। विदेश मंत्रियों के स्तर की, ये इंपॉर्टेंट था, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही विदेश मंत्री स्तर की मध्य एशियाई वार्ता की शुरुआत में भारत और मध्य एशिया के संबंध को गति प्रदान की गई थी। विदेश मंत्री स्तर की तीसरी बैठक भारत के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में 19 दिसंबर 2021 को संपन्न हुई है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि जो बैठक थी वो कब संपन्न हुई थी, तो 19 दिसंबर 2021 को कौन सी थी? तीसरी विदेश मंत्री स्तरीय ये वार्ता थी। यहाँ आप देख रहे हैं थर्ड मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। ओके, 18 से 19 दिसंबर 2021 में ये आयोजित की गई थी। ये हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, और ये बहुत ही अच्छे से हमारी विदेश नीति को हैंडल कर रहे हैं। सभी मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त नवंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित अफगानिस्तान, आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादा चर्चा में था विषय, कि अफगानिस्तान की जो क्षेत्रीय सुरक्षा है और अफगानिस्तान में जो भूखमरी और जहां आज जो हालात हैं उसको लेकर भारत की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई। इसमें सभी मध्य एशियाई देशों के, पांचों देशों के जो विदेश मंत्री थे उपस्थित हुए थे। जो एनएसए थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो उपस्थित हुए थे। ओके, और इसी दिन पाकिस्तान ने भी एक मीटिंग बुलाई थी। ठीक है, इसमें रूस, चाइना, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों को बुलाया था। लेकिन मध्य एशियाई देशों ने किसे तरहीज दी थी? तो भारत को दी थी। वो किस मीटिंग में आए? भारत की मीटिंग में आए थे, तब ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी। क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में भी सभी पांचों देश मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा रूस और ईरान के सुरक्षा सलाहकारों ने भी भाग लिया था। तो याद रखेंगे, नवंबर 2021 में एनएसए, हमारे एनएसए कौन है? अजीत डोभाल जी हैं, और इन सभी देशों के एनएसओ ने मिलकर, साथ ही रूस और ईरान के एनएसए को भी मत भूलिएगा, तो ये मीटिंग संपन्न हुई थी, जिससे अफगानिस्तान पर एक सामान्य क्षेत्रीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया जा सके। क्योंकि ईरान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, इन सभी देशों को अब एक सुरक्षा की दृष्टि के साथ ही क्षेत्र में अस्थिरता ना फैले, इसलिए ये जो संगठन है बनाना क्या हो गया था? मजबूत, जरूरी हो गया था, जिससे अफगानिस्तान पर एक सामान्य दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया। मतलब सभी देशों को मिलकर अफगानिस्तान पर क्या नजरिया रखते हैं, फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेना होगा तो इन देशों का दृष्टिकोण क्या होगा उस डिसीजन में, उस परिस्थिति में। भारत और मध्य एशिया संबंध, चलिए तो देख लेते हैं। भारत के सभी पांचों मध्य एशियाई देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही भारत लगातार मध्य एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ संबंध, क्या है? घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यह लैंडलॉक्ड और भू अवस्थित देश हैं सभी के सभी, इसलिए पाकिस्तान के माध्यम से व्यापार करने के कारण एक सीधे स्थल मार्ग की यहाँ पर कमी हुई। मतलब इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, इसलिए इन देशों के साथ जो व्यापार है हमारा वो प्रॉपर रूप से स्थापित नहीं हो पाया, जिसके कारण वर्तमान में भारत और मध्य एशिया के बीच कुल व्यापार केवल $2 बिलियन प्रति वर्ष के स्तर पर है, जो बहुत कम है ना। चाइना के कंपैरिजन में अगर हम आगे देखेंगे तो ये बहुत कम है। इस $2 बिलियन के व्यापार में अधिकांश कजाकिस्तान से होता है। ठीक है, कजाकिस्तान आपको पता है ऊर्जा की वजह से, कजाकिस्तान में जो गाड़ियां भी होती हैं, घरों में भी सब कुछ एलपीजी से ही चलता है ना। तो कजाकिस्तान से ऊर्जा आयात से आता है। $1 बिलियन से अधिक के कच्चे तेल का हिस्सा अधिक है। मतलब जो $2 बिलियन है इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तेल आयात का है। इसी दिशा में भारत ने ईरान, अफगानिस्तान के साथ चाबहार मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदरगाह परियोजना त्रिपक्षीय समझौता किया। किस किस के बीच में? भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, जिसके तहत ईरान में चाबहार बंदरगाह का उपयोग करते हुए इन मध्य एशियाई देशों से कनेक्टिविटी बेहतर बनाया जा सके। वर्तमान में मध्य एशिया के बीच अधिकांश व्यापार ईरान के बांदर अब्बास, उत्तरी यूरोप या चीन के माध्यम से होता है।
यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे मैप में ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर है आपका ये मुंबई पोर्ट से बताया गया है आपको। यहाँ से ये दूरी जो है कहाँ पर, ये है ईरान। ईरान ये आप देख रहे हैं मैप में, ईरान का ये जो चाबहार बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह, ठीक है, यहाँ से हम करेंगे। और ये है पाकिस्तान, है ना, ये जो हमारा पड़ोसी है, हम इसे बिल्कुल टोटली अवॉइड करके चाबहार बंदरगाह से यहाँ अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशियाई देशों में प्रवेश करेंगे। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। किसके साथ है ये, ईरान में निर्मित किया गया चाबहार बंदरगाह भारत के द्वारा। और यहाँ पर आप एक और बंदरगाह देखिए, ये है ग्वादर बंदरगाह, ये पाकिस्तान में डेवलप किया जा रहा है। किसने, कौन कर रहा है, चीन के द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ आप एक और मैप में देख सकते हैं, ये दूरी बताई गई है इस बंदरगाह से लेके भारत, और ये आसपास की हवाई यात्रा से या सड़क के माध्यम से। भारत में फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के द्वारा इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिलिंग की स्थापना की गई है, जो विभिन्न प्रकार के जो व्यापार वार्ता हैं, व्यापार समझौते हैं, उसमें इन देशों के मध्य क्या करेगा, आसानी उत्पन्न करेगा। भारत इन मध्य एशियाई देशों के साथ एयर कॉरिडोर स्थापित कर रहा है, जिससे इन देशों के मध्य और भारत के मध्य ज्यादा से ज्यादा एयर सर्विस को बढ़ावा दिया जा सके। अशगाबाद समझौता क्या है, इस समझौते के तहत ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच कौन कौन है, याद रखिएगा। अशगाबाद समझौते में ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच एक अंतरराष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना करना उद्देश्य है, जिसमें भारत ने शामिल होकर इस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के कई विकल्पों का यहाँ समर्थन किया है। याद रखिएगा, अशगाबाद का संबंध किससे है, एक अंतरराष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना की जाएगी, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर मध्य एशियाई देशों और भारत, ईरान तथा ओमान के मध्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी चाबहार और अफगानिस्तान के बीच एक रेल लिंक विकसित किया जाना है, जो बढ़ते नियमित व्यापार पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, क्योंकि रेल मार्ग के माध्यम से व्यापार जो है आसानी से होगा, सुगम होगा और अधिक से अधिक व्यापार किया जा सकेगा। भारत में 2020 में ऊर्जा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और आईटी, क्या है, आईटी है ना, आईटी और कृषि के क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया और मध्य एशियाई देशों के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव का भारत ने दिया है। इन 5 देशों को कितना, 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट लोन के रूप में, और इन देशों के जो छात्र हैं उन्हें भारत में ज्यादा से ज्यादा शैक्षिक अवसर प्रदान करने की भारत की तरफ से पेशकश की गई है। भारत और मध्य एशियाई गणराज्य आतंकवाद जैसे मामले में एक समान चिंताओं को साझा करेंगे। ओके, समान चिंताएं जो होंगी वो साझा करेंगे, मतलब टेररिज्म के लिए ये लोग मिलकर लड़ेंगे। कौन कौन, भारत और मध्य एशियाई देश। भारत में मध्य एशियाई देशों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के अपने प्रारंभिक चरण के दौरान कोविड-19 टीकों और आवश्यक दवाओं की पूर्ति की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत ने इन देशों के लिए हेल्प हमेशा की है, लेकिन जो स्तर से, जिस स्तर पर होनी चाहिए थी उस स्तर पर अभी नहीं हुई है। हालांकि अब ये पहली बैठक हुई है, तो ये क्या होगा, और ज्यादा बढ़ावा इसको मिलेगा। यहाँ हम बात करते हैं किर्गिस्तान की। इसके साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है। 2019 में भारत ने किर्गिस्तान को $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की थी। दोनों देशों का खंजर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खंजर नामक युद्ध अभ्यास जो है ये हम किसके साथ करते हैं, सैनिक संयुक्त अभ्यास है। याद रखिएगा, खंजर हम किर्गिस्तान के साथ करते हैं। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान या भारत को यूरेनियम क्या देता है, भारत को यूरेनियम देता है। बहुत बड़ी बात है भैया ना, बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था, कजाकिस्तान ने भारत को यूरेनियम देता था, ऑस्ट्रेलिया ने भी इससे डिमांड की थी, है ना। चलो, यूरेनियम का प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश है। इस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी कजाकिस्तान है। भारत का सबसे ज्यादा व्यापार भी किससे होता है, कजाकिस्तान से ही होता है। हम यहाँ पर इनसे यूरेनियम भी लेते हैं और गैस जो ऑयल है उसका भी आयात बड़े स्तर पर करते हैं। द्विपक्षीय व्यापार जिसमें ज्यादातर तेल शामिल है, वर्ष 2021-22 के दौरान $1.9 बिलियन रहा, जो बढ़कर $3 से $4 बिलियन तक होना
चाहिए। इसके साथ ही कजाक सैनिक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एक भारतीय बटालियन का हिस्सा भी हैं। दोनों देशों के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? काजिंद। खंजर किस किस के बीच में? भारत तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान और भारत के बीच में काजिंद। ओके, कजाक और हिंद से मिलकर बना है, कजा और हिंद से। फिर है आपका ताजिकिस्तान, भारत का रणनीतिक साझेदार है और भारत तजाकिस्तान मैत्री अस्पताल स्थापित किया गया है। कहाँ? तजाकिस्तान में। इसके साथ ही तजाकिस्तान और भारत के रक्षा क्षेत्र में मजबूत सहयोग के प्रतीक भी रहे हैं। फिर बात आती है उज्बेकिस्तान की। यह भारत का रणनीतिक साझेदार है। रणनीतिक साझेदारी सभी देशों के साथ है, आप ये मानकर चलिए। चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक त्रिपक्षीय कार्य समूह का हिस्सा भी है उज्बेकिस्तान। 2018 में इसे $1 बिलियन का ऋण प्रदान किया गया था भारत की तरफ से, जबकि 450 मिलियन की 4 परियोजनाओं को पहले से ही भारत द्वारा यहाँ स्वीकृत किया जा चुका है। कई भारतीय विद्यालयों और दवा कंपनियों ने उज्बेकिस्तान में अपनी उपस्थिति बनाई हुई है। फिर है तुर्कमेनिस्तान। आपदा प्रबंधन को लेकर दोनों देशों में समझौता हुआ है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन भारत और मध्य एशियाई देशों को संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। यह इन देशों के साथ भारत के व्यापार और संपर्क, आपसी साझेदारी और सांस्कृतिक संबंध, व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों को बढ़ावा देने में सहायक होगा। भारत और ईरान, अफगानिस्तान, भारत, ईरान और अफगानिस्तान तीनों का मानना है कि चाबहार परियोजना भारतीय सामानों के लिए अफगानिस्तान और आगे एशियाई देशों तक न केवल बेहतर कनेक्टिविटी का आधार बनेगी, बल्कि समुद्री मार्ग तक इनकी पहुंच भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि इन देशों का सामान भी चाबहार बंदरगाह के माध्यम से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आयात निर्यात को बढ़ावा देगा। चाबहार को मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए सुनहरे अवसरों का प्रवेश द्वार माना जा रहा है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान में चीनी निवेश के साथ विकसित किए गए ग्वादर बंदरगाह के विकल्प के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि अभी इसका काम तो बंद पड़ा हुआ है। तालिबान शासित अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति और पाकिस्तान के जरिए बढ़ते आतंकवाद की समस्या के मद्देनजर भी यह भारत के आपसी संबंधों के जरिए अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की तरफ ठोस कदम कहा जा सकता है। भारत अपने सहयोग और संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए 4C, ये याद रखिएगा, 4C कॉमर्स, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट, कनेक्टिविटी और कॉन्टैक्ट पर फोकस करना चाहता है। ओके, इनके माध्यम से हम इन देशों के साथ एक अच्छे स्तर के संबंध विकसित कर पाएंगे। चुनौतियां क्या होंगी आगे? मध्य एशियाई देशों का पाकिस्तान की ओर अधिक झुकाव बढ़ा है, क्योंकि एक तो मुस्लिम मेजॉरिटी के भी हैं, ओके, और जो जनता है उसका भी झुकाव होना चाहिए, है ना। तो अभी कहाँ अधिक झुकाव बढ़ा है? पाकिस्तान की ओर बढ़ा है। इसे काउंटर करना होगा भारत को इन देशों में और अधिक निवेश को बढ़ावा देकर, इनकी और ज्यादा आर्थिक मदद कर कर। यह देश बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के साथ साथ एक चतुर्भुज ट्रैफिक इन ट्रेड समझौते का हिस्सा है, जिसमें चीन भी शामिल है, और चीन चाहता है कि इन देशों को वह अपनी तरफ झुका ले और भारत अपने पक्ष में करना चाहता है। देखना होगा, यही हमारे लिए चुनौती होगी कि हम ये इसमें कहां तक चाइना को टक्कर दे पाते हैं। चीन और इस क्षेत्र के बीच व्यापार वर्तमान में भारत से कई गुना अधिक है, $41 बिलियन, और भारत का इनके साथ कितना है? मात्र $2 बिलियन। तो ये बहुत बड़ी टक्कर है। हम इस तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमें कम से कम $4 से $5 बिलियन के स्तर को प्राप्त करना होगा अगले कुछ वर्षों में। मध्य एशियाई देश तालिबान शासन के प्रति चिंतित हैं और असुरक्षा की भावना इनमें बढ़ी है, और ये मुद्दे भारत के लिए भी उतने ही ज्यादा चिंतित करने वाले हैं। सभी मध्य एशियाई देश तालिबान के मुद्दे पर भारत के साथ एक मत नहीं है, क्योंकि कुछ देश भारत को नेतृत्व देने के स्थान पर पाकिस्तान के नेतृत्व में तालिबान से वो आगे लेना चाहते हैं। ये तालिबान को मतलब काउंटर करें तो किसके थ्रू करना चाहते हैं? पाकिस्तान के थ्रू। वो भारत को इस मामले में नेतृत्व देने के पक्ष में नहीं है। हाँ, बात जरूर सुनते हैं, मीटिंग होती है, लेकिन वो भारत के साथ पूरी तरीके से खड़े नहीं हैं। भारत मध्य एशियाई संबंध आगे की राह क्या है? कनेक्टिविटी और आपसी सहयोग की महत्ता बढ़ेगी। हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान शासन चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति को देखते हुए
क्षेत्रीय सुरक्षा और एक मजबूत पड़ोस के लिए भारत को ऐसे मंचों के जरिए नेतृत्व प्रदान कर अपनी पहुंच को विस्तार देने की आवश्यकता है। तो ये इस तरीके की मीटिंग होती रहनी चाहिए जिससे भारत का जो नेतृत्व है वो आगे तक पहुंच सके। मध्य एशियाई देशों के लिए भारत भी एक अहम भागीदार है। मध्य एशियाई देशों के द्वारा भारत को अशखाबाद समझौते में शामिल किया जाना भारत को मध्य एशिया और यूरो एशिया दोनों के साथ व्यापार और वाणिज्यिक बातचीत की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी नेटवर्क और इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। और अशखाबाद समझौता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत की इन मध्य एशियाई देशों में पकड़ बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पर आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्लस PDF प्राप्त होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।